बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। अर्थ से स्पेस में ट्रैवल करने के लिए और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी को कैरी करने ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं रॉकेट्स। अब रॉकेट्स जिस मैकेनिज़्म से मूव करते हैं उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन में रॉकेट में मौजूद लिक्विड फ्यूल्स बर्न होते हैं और वो इजेक्ट होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है हमारे पास रॉकेट पर वो थ्रस्ट और एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से रॉकेट जो है वो मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जो ये गैसेस बर्न होती हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो रॉकेट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ थ्रस्ट। अब ये फोर्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस कैसे होती है? रॉकेट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट्स के अंदर उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनाया जाता है और हर सेगमेंट के अंदर जो है लिक्विड फ्यूल को स्टोर किया जाता है। इनिशियली रॉकेट का मास बहुत हाई होता है और उसमें बहुत सारा लिक्विड फ्यूल जो है वो स्टोर होता है। जब हमारे पास रॉकेट की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इनिशियली 10,000 kg पर सेकेंड के रेट पर फ्यूल बर्न होता है और जब ये फ्यूल बर्न होता है तो जो गैसेस इजेक्ट होती हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो उसमें से इजेक्ट होती हैं एट अ स्पीड ऑफ 4,000 मीटर पर सेकेंड। जब इंजन इन गैसेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और उनका आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है तो ये गैसेस उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसकी वजह से रॉकेट के अंदर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, लिफ्ट प्रोड्यूस होता है और रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। चूँकि रॉकेट मुख्तलिफ़ कंपार्टमेंट से मिलके बना होता है और उनमें लिक्विड फ्यूल स्टोर होता है जिसकी वजह से जब जैसे जैसे साथ साथ हमारे पास लिक्विड फ्यूल बर्न होता जाता है हर कंपार्टमेंट वन बाय वन उससे सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इनिशियली रॉकेट के पास मास बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड कम होती है। ना फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हमारे पास इससे कंपार्टमेंट्स और फ्यूल कंज्यूम होगा और कंपार्टमेंट्स अलग होंगे तो हमारे पास रॉकेट का मास रिड्यूस हो जाएगा और जब रॉकेट का मास रिड्यूस होगा तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो रॉकेट की वेलोसिटी में गेन आ जाएगा, उसमें इंक्रीज आ जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द रॉकेट विल एक्सेलरेट। उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अब जिस एक्सेलरेशन से रॉकेट मूव करेगा वो एक्सेलरेशन दी जाएगी बाय फार्मूला ए इज़ इक्वल्स टू एम वी ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम वी जो है हमारे पास इजेक्टेड गैसेस का मोमेंटम है और कैपिटल एम जो है हमारे पास मास ऑफ रॉकेट है। और इस एक्सेलरेशन से जब रॉकेट मूव करेगा जो गैसेस उसमें से इजेक्ट होती जाएंगी और कंपार्टमेंट्स अलग होते जाएंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग रॉकेट जो है वो स्पीड गेन करता जाएगा और एज अ रिज़ल्ट रॉकेट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें किसी हाइट से तो कभी भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता बल्कि वो मूव करता है एक कर्व पाथ के अंदर और एक कर्व रास्ता लेकर वो एक्चुअल जगह से काफ़ी आगे जाके गिरता है। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ए से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा बल्कि ग्रेविटी उसको पुल करती है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन और वो हॉरिजॉन्टली मूव करने के साथ साथ वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है और जिस पॉइंट पे हमने थ्रो किया है उससे काफ़ी आगे जाके वो फॉल करता है। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके हम नॉर्मल लाइफ में अगर एग्जांपल लेते हैं तो जब कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो वो मूव करता है कर्व पाथ के अंदर, उसकी मोशन भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह से अगर आप वाटर पाइप से वाटर थ्रो करते हैं तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता बल्कि उसकी मोशन एक कर्व पाथ में होती है, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है।
इसके अलावा मिसाइल्स जो हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही फॉलो करते हैं, यानी कि इस मोशन में ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट में चेंज आता है बल्कि उसके वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करता है, यानी कि इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि इसमें उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है और वर्टिकल डिस्टेंस भी वो कवर कर रहा है। अब आप इस केस में देख सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी v। अब चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा vx और इसका एक y कंपोनेंट होगा vy। vy उस वेलोसिटी को शो करेगा जो ये वर्टिकली कवर कर रहा है और vx जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का भी हमारे पास एक फार्मूला है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। वी एक्स जो है हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और t जो है हमारे पास टाइम है, जिस टाइम में वो इनिशियली जिस पॉइंट से थ्रो करके जिस पॉइंट पे वो आके गिरा है उस पॉइंट तक पहुंचने तक का टोटल टाइम। ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का। देन कम्स द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, where g is the acceleration due to gravity and y is the वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है वो हमारे पास y से आ गई है। सो हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन which is projectile motion is a 2 dimensional motion under constant acceleration due to gravity, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है बल्कि वर्टिकल मूवमेंट भी इन्वॉल्व है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास पहले हमने एग्जांपल कंसिडर किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है और वो जो है वो एक कर्व पाथ ट्रैवल करके जो है वो मूव करके उसके बाद जो है वो ग्राउंड पे हिट करता है। इसके अलावा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, जैसे फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है या क्रिकेटर जो है वो बॉल को हिट करता है तो वो एक ख़ास एंगल पे उसको हिट करता है, किक करता है, तो वो जो है वो एक कर्व पाथ, एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रैवल करती हैं। उस तरह की मोशन को भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर 3.16 में कि एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, ठीक है, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी और वो एक कर्व पाथ, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए फॉल कर जाती है टू सम अदर पॉइंट। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं और जिस एंगल पे थ्रो करते हैं, ये दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की। तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं उस इनिशियल वेलोसिटी के भी हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। चूँकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसके लिए वेलोसिटी के भी 2 ही कंपोनेंट बनेंगे। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला विच इज़ वी आई कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कॉस थीटा के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो हेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ वी आई कॉस थीटा। इसी तरह से हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, चूँकि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, हाइट भी ट्रैवल हो रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल हो रहा है, तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला है दैट इज़ वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास फार्मूला आ गए हैं वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की। अगर हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस v एफ वाई स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, जिस एंगल जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी उस एंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा दैट विल बी tan phi इज इक्वल्स टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, यानी कि वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन को जो हमने स्टडी किया तो हमारे पास तीन चीज़ें हम देख सकते हैं। एक हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और तीसरी जो चीज़ है वो टाइम है, जिस टाइम में ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो टर्म्स यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जिस टाइम में इनिशियल थ्रोन से लेकर फाइनल लैंडिंग तक जिस टाइम में वो सारा काम करता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आज के टॉपिक में हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इन सब चीज़ों को, टाइम ऑफ फ्लाइट को, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।